हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, पार्ट 1 में हमने बात की रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन, एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट की। पार्ट 2 में हमने डेफिनेशन के लिए सारी डेफिनेशंस को समझा। आज हम बात करेंगे रेंट की। हम बार बार एक ही वर्ड यूज़ कर रहे हैं, रेंट। अब ये रेंट कैसे रेगुलेट होगा? तो यहाँ पे जो रेंट रेगुलेट होगा, रेंट रेगुलेट करने के लिए टोटल यहाँ पे जो दे रखा है सेक्शन 4 से लेकर के सेक्शन 8 तक प्रोविज़न दे रखे हैं। यानी कि टीनेंट के जो राइट्स हैं रेंट को लेकर और लैंडलॉर्ड के जो राइट्स हैं, यहाँ जो मेन पर्पज होता है, मेन मोटो है बिहाइंड दिस एक्ट इज़ टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ बोथ। उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, रेंट के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। सेक्शन 4 टू सेक्शन 8 हम लोग बात करेंगे रेंट की। सेक्शन 4 में क्या होता है, कंट्रोलर के पास पावर है कि वो आपके जो रेंट को क्या करेगा, फिक्स करेगा एट अ रीजनेबल प्राइस। रेंट फिक्स्ड बाय कंट्रोलर। अब इसके आगे के जो सेक्शन हैं, जैसे सेक्शन 5 हो गया, 5 का यहाँ पे रोल आ जाता है कि जो आपने रेंट फिक्स करा लिया सेक्शन 4 में, उसको नेक्स्ट 5 ईयर्स तक आप बढ़ा नहीं सकते। 6 दिन बात करता है कि लैंडलॉर्ड जो है कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन फिर 6A डाला गया कि जब रेंट लेने से मना कर दे, वो बोलेगा मैं नहीं लूँगा रेंट, रिसिप्ट देने से मना कर दे, तो डिपॉजिट कहाँ करेंगे? डिपॉजिट कर देंगे रेंट को टू कंट्रोलर। कंट्रोलर के पास हम डिपॉजिट कर देंगे। यहीं पे आपका 7 और 8 जो बात करते हैं, ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की बात करते हैं। 7 कहता है कि अगर रेंट ज़्यादा दे दिया तो रिकवरी भी तो चाहिए भाई। मान लीजिए रेंट ज़्यादा दे दिया, फिक्स किया गया कम, मैं तो 10,000 दे रहा था, अब उसने बोला कि 5,000 देना, मैंने 10 दे दिया, तो मेरा 5 मुझे वापस मिलना चाहिए। और 8 कहता है कि इंक्रीज़ कब किया जा सकता है? सेल्स टैक्स गवर्नमेंट बढ़ा देती है तो तब इंक्रीज़ कर सकते हैं। एवरीथिंग अबाउट दी रेंट हमेशा इस एक्ट को कैटेगराइज करके पढ़ना है। देखिए सेक्शन 1 में, 3 में और 24 ये आपको एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी बताते हैं। सेक्शन 4, 5, 6, 7, 8 ये रेंट के बारे में बताते हैं। 9 और 10 आपको जो एमिनिटीज़ प्रोवाइड करनी है उसके बारे में बताते हैं। और फिर एविक्शन आ जाता है, फर्दर उसकी बात करते रहेंगे। आगे चलने से पहले आज के वीडियो के साथ ये पिछला एक वीडियो हम जरूर डिस्कस करेंगे। हमने डेफिनेशन पे एक स्टोरी बात की थी कि अब एक बिल्डिंग बनाने के लिए कंट्रोलर और लैंडलॉर्ड मिलकर नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग को प्रिस्क्राइब्ड रूल के हिसाब से रेंटेड लैंड बना देते हैं और फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाकर उसमें एक टेनेंट रखते हैं जो कि वह गांव से अर्बन एरिया में नौकरी करने आया था। इस स्टोरी के माध्यम से हमने सभी डेफिनेशन को याद किया था। डिटेल्ड में अगर डेफिनेशन समझनी है तो आप उसका पिछला प्रीवियस पार्ट देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आपको आई बटन में भी दिखाई दे रहा होगा। अभी हम यहाँ तक तो देखिए आपने समझा। अब बेयर एक्ट से ही हम पढ़ते हुए इन चीज़ों को समझेंगे और फिर चीज़ों को एनालाइज करेंगे। तो सेक्शन 4 यहाँ पे क्या कहता है, ये डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट की बात कर रहा है कि रेंट कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। क्योंकि देखिए ना तो लैंडलॉर्ड अपनी मर्जी से बहुत ज़्यादा रेंट दे सकता है और ना ही टेनेंट ऐसा कि बहुत कम रेंट दे जिससे कि लैंडलॉर्ड को नुकसान हो जाए। तो उसके लिए कंट्रोलर हमने पढ़ा था, कंट्रोलर अपॉइंट किया गया था। कंट्रोलर कहाँ पे अपॉइंट हुआ था? आपका सेक्शन 2 के सब सेक्शन बी में, जहाँ पे आपने कंट्रोलर की डेफिनेशन पढ़ी थी। ये स्टेट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है। तो इनके पास क्या होता है, ऑन द एप्लीकेशन बाय टेनेंट हु विल डू, सबसे पहले आपको पूछना आंसर हु का, देन आपको आंसर पूछना है वाई, क्यों? क्योंकि उसके पास एक एप्लीकेशन आई है बाय ए टेनेंट और लैंडलॉर्ड ऑफ द बिल्डिंग और द रेंटेड लैंड टू फिक्स द फेयर रेंट फॉर सच बिल्डिंग और रेंटेड लैंड आफ्टर होल्डिंग सच इंक्वायरी। वो एक इंक्वायरी करवा सकता है एज ही मे थिंक फिट एंड सच फेयर रेंट शैल बी ऑपरेटिव फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। अगेन MCQ। देखिए कब से लागू होगा, फ्रॉम व्हेन, कब से का एक जो हो गया वाई हो गया, हु हो गया। ये 3 क्वेश्चन आपको इससे निकालने हैं। अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि इन द फिक्सिंग द फेयर रेंट अंडर दिस सेक्शन द कंट्रोलर शैल डिटरमाइन द बेसिक रेंट। अब एक बेसिक रेंट डिसाइड करता है। तो अगेन आपका MCQ आता है, एक डेट बड़ी इंपॉर्टेंट जिसे याद रखें,
31 दिसंबर 1961। ये डेट कई बार पूछी जाती है। देखिए 31 दिसंबर 1961 से पहले अगर किसी भी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट हो चुकी है, या तो 31 को कंप्लीट हुई हो या फिर उससे पहले कंप्लीट हो चुकी हो, तो उसमें 1962 में, वो साल तो ख़त्म हो गया, तो नेक्स्ट ईयर 1962 में कोई अगर सिमिलर बिल्डिंग के लिए या सिमिलर रेंटेड लैंड के लिए जो किराया होगा उस लोकेलिटी में वही किराया यहाँ पे फिक्स कर दिया जाएगा। अब दूसरी चीज़ आती है कि मान लो इस डेट के बाद बना है, आफ्टर दिस डेट, अगर आफ्टर दिस डेट बना है तो सबसे पहली चीज़ तो कंडीशन देखी जाएगी क्या कोई एग्रीमेंट हुआ है। तो अगर कोई भी एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन दी लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, तो प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द एप्लीकेशन, तो उस एग्रीमेंट की डेट पे जिस दिन से वो रेंट एग्री हुए दोनों, और जहाँ पे अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई बेसिक रेंट डिसाइड नहीं किया गया है, तो उस लोकेलिटी में सिमिलर बिल्डिंग का जो भी ऑन द डेट ऑफ द एप्लीकेशन रेंट होगा वही रेंट फिक्स कर दिया जाएगा। अब सब सेक्शन 3 कहता है कि इन फिक्सिंग द फेयर रेंट अंडर दिस सेक्शन द कंट्रोलर में अलाउ एन इंक्रीज और डिक्रीज। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कितना इंक्रीज कर सकते हैं और कितना डिक्रीज कर सकते हैं, तो 25%। अगेन वन मोर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, छोटा सा एक्ट है, इसमें से एक या दो क्वेश्चन आने, एक दो तीन क्वेश्चन आएंगे, कभी एक या दो आते हैं मैक्सिमम, लेकिन इन क्वेश्चंस को हमें छोड़ना नहीं है, ये हमारे लिए बोनस मार्क है। तो 25% ऑफ द राइज और फॉल इन द जनरल लेवल। अब ये होता कैसे है, ये होता है विद द एवरेज ऑफ ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। ये गवर्नमेंट हर साल ना कितना इन्फ्लेशन हो गया है उस तरह से एक एवरेज ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर देती है, तो उसके बेसिस के ऊपर ही वो किया जाएगा। तो कैसे देती है, यहाँ से भी एक एमसीक्यू, जो मैं आपको एमसीक्यू बता रहा हूँ खाली उतना ही कर लेंगे तो भी प्री में आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया, एक एमसीक्यू ये, दूसरा एमसीक्यू ये। अब आ जाइए कि नॉट विद स्टैंडिंग द फेयर रेंट फॉर बिल्डिंग और रेंटेड लैंड हैज़ बीन फिक्स्ड अंडर दी। अब देखिए एक सेक्शन 24 हमने पहले क्यों पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ लिया था, तो एक कोई कह रहा था कि नहीं इतना पहले नहीं पढ़ना चाहिए। मेरी क्लास में रेगुलर क्लास में एक लड़के ने कहा कि सर आप डायरेक्ट 24 पे क्यों चले गए, बीच वाले फिर माइंड में रह जाते हैं। ऐसा नहीं है, 24 इसकी रिपेल और सेविंग की बात कर रहा है। हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। कब बना था, 1 नवंबर 1966 को। तो उस दिन से पहले हम कहाँ थे, हम तो पंजाब में थे। अब पंजाब में थे तो क्या था, ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका माय डियर फ्रेंड्स कि कौन सा एक्ट रिपेल हुआ था। यहाँ वो आपको अर्बन रेंट रेगुलेशन एक्ट दे देगा, 1949 का ये एक्ट था। ईस्ट पंजाब दे देगा, वेस्ट पंजाब दे देगा, तो आपको ये ध्यान रहे ईस्ट पंजाब में, वो हरियाणा ईस्ट की तरफ पड़ता है। अगर मान लीजिए उसमें कोई ऑलरेडी रेंट पहले से फिक्स हो चुका है तो ये उस चीज़ को बिल्कुल बार नहीं करता है, वो भी यहाँ के अपना रेंट फिक्स करा सकता है। shall be entitled to get its fair rent fixed under this section. Notwithstanding anything contained in this act, the controller may fix the fair rent on the basis of, भाई क्या कॉम्प्रोमाइज़ पर भी कर सकता है। टेनेंट और लैंडलॉर्ड में अगर समझौता हो जाता है कि ठीक है हम 2000 रुपये पे फिक्स हैं दोनों, हमारा माइंड सेट है, तो भाई अगर माइंड सेट है कॉम्प्रोमाइज़ है तो वो बाइंडिंग होगा, लेकिन वो बाइंडिंग होगा ओनली बिटवीन द पार्टीज एंड देयर हायर्स। उसको आप लोकेलिटी का वो नहीं बना सकते भाई कि लोकेलिटी में ये रेंट चल रहा है, ऐसा नहीं कर सकते। अब आ जाइए सेक्शन 4 और 13(2), ये तो सेक्शन 13 हम आगे पढ़ेंगे इसके साथ इविक्शन के साथ, तो इसके बारे में वहीं पढ़ेंगे, यहाँ नहीं, यहाँ आप ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो अभी आ जाइए आप सब सेक्शन 5 के ऊपर। 5 ये कहता है कि रिविज़न इन द फेयर रेंट इन सर्टेन केसेस, कि आपने तो कह दिया कि जी मैंने कर दिया फिक्स, कहाँ कर दिया आपने फिक्स, कंट्रोलर ने। कहाँ कर दिया कंट्रोलर ने, सेक्शन 4 में। और मैक्सिमम अलाउ कितना किया, 25% का इंक्रीज या फिर डिक्रीज, ये हमने सेक्शन 4 में पढ़ा। लेकिन कितने टाइम तक कोई फर्दर इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकता, वो 5 साल तक। एक एमसीक्यू यहाँ बन गया, 5 ईयर्स। सेक्शन भी 5 है और आपके साल भी 5 है।
दो प्रोवाइजो है यहाँ पे। ये प्रोवाइजो है कि बढ़ा सकता है, ये एक्सेप्शन है इसका कि 5 साल के अंदर भी बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है और डिक्रीज कर सकता है। एक प्रोवाइजो इंक्रीज का है, एक डिक्रीज का है। जहाँ पे एनी एडिशन और इम्प्रूवमेंट, भाई घर में कुछ आपने काम करवा दिया, कुछ इम्प्रूवमेंट करवा दिया है, एक्सपेंसेस ऑफ द लैंडलॉर्ड पे, लैंडलॉर्ड ने अपने खर्चे पे घर में कुछ इम्प्रूवमेंट्स कराए हैं, आपके लिए वॉश बेसिन लगवा दिया है, आपके लिए वेस्टर्न टॉयलेट लगवा दिया, आपके लिए कुछ इम्प्रूवमेंट्स कराए गए हैं घर में, तो उन इम्प्रूवमेंट के बेसिस पे वो कर सकता है इंक्रीज। डिक्रीज कहाँ पे आ जाता है? जहाँ पे कुछ डिक्रीज और डिम्यूनिएशन होता है, कोई कमी आ जाती है। भाई पहले घर में कोई चीज़ थी वो नहीं रही, पहले घर में समर्सिबल था, पानी चलता था, वो ख़राब हो गया, आप ठीक नहीं करा रहे हो, बंद है वो। पहले घर में कोई और चीज़ थी, एम्यूनिटी थी, वो एम्यूनिटी है ही नहीं, ठीक है। उन एम्यूनिटीज़ जो आपने दी थी वो एम्यूनिटीज़ कम हो गई हैं, आप वॉश बेसिन निकाल के ले गए, तो उसमें डिक्रीज भी किया जा सकता है। एक इंक्रीज की बात कर रहा है, एक डिक्रीज की बात कर रहा है, और इनके बीच का कोई भी डिस्प्यूट अगर इस इंक्रीज डिक्रीज को लेकर है तो उसे एक ही व्यक्ति करेगा रिजॉल्व, वो है कंट्रोलर साहब। जनरली एसडीओ सिविल को दिया जाता है कंट्रोलर का अपॉइंटमेंट। तो सेक्शन 4 में फिक्स कर दिया एक बेसिक रेंट, कंट्रोलर ने सेक्शन 5 में कह दिया कि 5 साल तक कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। अगर करना है तो 2 कंडीशन है, एम्यूनिटीज़ बढ़ा दी तो बढ़ जाएगा, घटा दी तो घट जाएगा, बस सिंपल। नाउ सेक्शन 6, लैंडलॉर्ड नॉट टू क्लेम एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ फेयर रेंट। यहाँ पे किसको प्रिजर्व किया जा रहा है? प्रिजर्व किया जा रहा है आपके टीनेंट के राइट को, कि देखिए सेक्शन 4 ने बेसिक रेंट फिक्स कर दिया है, तो लैंडलॉर्ड भाई कोई एक्स्ट्रा क्लेम नहीं कर सकता है। कोई उससे ऐसा नहीं कह सकता कि तो मुझे 20,000 रुपये दे दो, रोज आगे कटते रहेंगे रेंट में, नहीं। वो कितना एडवांस ले सकता है? ओनली 1 मंथ। ये भी एक एमसीक्यू है, ओनली 1 मंथ। टोटल अराउंड 30 या 40 के अराउंड एमसीक्यू बनेंगे पूरे एक्ट में। ये 40 एमसीक्यू कर लिए तो आपका 2 to 3 मार्क्स, आपके 2 मार्क्स तो आप मान के चलो कि आपके श्योर हैं अगर 2 क्वेश्चन आते हैं। एनी एग्रीमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ एनी सम इन एडिशन, अगर इसके अलावा 1 महीने से ज़्यादा 50,000 रुपये की बात होगी, एडवांस दे दिए, तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, आप नहीं दे सकते। अब 6A एक डाला गया 1978 में कि डिपॉजिट ऑफ द रेंट। कभी कभी क्या होता है कि जो टीनेंट तो रेंट देना चाहता है, लेकिन लैंडलॉर्ड वहाँ पे क्या करता है कि नहीं, मना कर देता है लेने से, या लेगा तो रिसिप्ट देने से मना करता है कि मैं रिसिप्ट नहीं दूंगा रेंट की। इन दैट कंडीशन व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज़ दैट कि टीनेंट जा सकता है कंट्रोलर के पास, और कंट्रोलर को अगर भाई वहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है टीनेंट की बात से, तो वो उसको अपने ऑफिस में जमा करा लेगा, और कंट्रोलर क्या करेगा, उस रिसीव को लेने के बाद एक नोटिस इशू कर देगा, किसको? लैंडलॉर्ड को, भी तुम्हारा किराया मेरे पास आ गया, आकर लेकर जाओ, और वो एक रिसिप्ट देता है। और यहाँ पे अगर नोटिस के लिए कोई फीस है, कोई चार्ज है सम्मन इशू करने के लिए, तो वो आपको टीनेंट को जमा कराना होगा, ठीक है। और जब डिपॉजिट रिसीव हो जाता है तो डीम टू बी पेमेंट, ये मान लिया जाएगा कि उसने लैंडलॉर्ड को ही पेमेंट दे दी है, वो कल को ये नहीं कह सकता कि मुझे तो पेमेंट दी नहीं गई। ही कैन डू दैट। सब सेक्शन 3 कहता है कि ऑन रिसीविंग द डिपॉजिट कंट्रोलर क्या करेगा, एक नोटिस देगा कि भाई तुम्हारा अमाउंट मेरे पास आ गया और तुम आके ले जाओ, और उसको दे देगा। अभी आता है सब सेक्शन 7, रेंट विच शुड नॉट हैव बीन पेड मे बी रिकवर्ड। ऐसा किराया जो नहीं देना था पर दे दिया। सेक्शन 4 में आपने कहा कि 5,000 फिक्स कर दिया, पर मैंने तो 10,000 दे दिया है, जो नहीं देना था, तो रिकवरी दिलाओ। एक्स्ट्रा किराए को वापस लिया जा सकता है अंडर सेक्शन 7, ठीक है। इसमें इतना ही याद रखिए, यहाँ पे ये चीज़ उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे भी होगी। दूसरा एक एमसीक्यू बनता है इंपॉर्टेंट कि वो एक्स्ट्रा किराया कितने समय में लिया जा सकता है, तो विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। कितने पीरियड में? 6 मंथ में लिया जा सकता है, एक ये यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है। अब 8 कहता है इंक्रीज ऑफ रेंट ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ रेट्स। मान लीजिए गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए हैं, सेस टैक्स एक्सेट्रा, ये जो उस बिल्डिंग के ऊपर थे ये बढ़ गए हैं, तो वहाँ पे बढ़ा सकता है, लेकिन कितना बढ़ा सकता है? इतना भी जो आपका फ्रेश रेट है सेस का और टैक्स का, उस जो अमाउंट, उतना ही अमाउंट बढ़ा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हो, ठीक है। और ये जो कब से पेएबल होगा? ये जब से भैया आपने नोटिस दे दिया है उसको,
ठीक है। बाय द लैंडलॉर्ड अंडर रजिस्टर्ड कवर, एक नोटिस डिस्पैच कर दिया, रिटर्न नोटिस कि भैया आप देखो टैक्स बढ़ गए हैं तो किराया भी बढ़ेगा। जिस दिन ये रिटर्न नोटिस दे दिया उस दिन से ये लागू हो जाएगा। ठीक है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स और इन एनी कॉन्ट्रैक्ट, नो लैंडलॉर्ड शैल रिकवर फ्रॉम हिज टेनेंट अमाउंट ऑफ एनी रेट सेस टैक्स एनी पोर्शन in respect of any building or rented land occupied by such tenant by any increase in amount of the rent payable or otherwise save provided in subsection। भाई आपका कोई रेट बढ़ा है, सेस बढ़ा है, टैक्स बढ़ा है, तभी आप ले सकते हो, अदरवाइज आप नहीं ले सकते। तो आपने देखा सेक्शन 4 में कंट्रोलर ने क्या कर दिया, रेंट बेसिक फिक्स कर दिया। 5 में कह दिया कि 5 साल तक आप नहीं बढ़ा सकते, बढ़ाने और घटाने की 2 कंडीशन दे दी गई। 6 में और 6A में बता दिया गया। 6 में कह दिया गया कि कोई भी एक्स्ट्रा रेंट आप नहीं ले सकते। 6A में अगर नहीं लोगे तो डिपॉजिट करा देगा जो फेयर रेंट है वहाँ पे कंट्रोलर के ऑफिस में। 7 में आपको बता दिया गया कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन जो एक्स्ट्रा रेंट दिया वो वापस दे दो। और 8 में आपको बता दिया कि इंक्रीज़ जो है भाई आप कब कर सकते हो, अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है। तो 4 to 8 आई होप आपको सारा रेंट क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें। देखिए मैं इसलिए इसको पार्ट में बना रहा हूँ ताकि आपको ये ज़्यादा बोरिंग ना लगे। छोटा सा एक्ट है, 3 या 4 वीडियो आप 10 मिनट में कभी भी फ्री होकर देख सकते हैं, आपका मेन टाइम ख़राब ना हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, इसको सब्सक्राइब कर दें। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए और इंस्टा पर भी हमें फॉलो कीजिए, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक कर दिया तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले पार्ट में विद द एमिनिटीज़। आप भी कहीं पे रेंट पे रहते हैं तो प्रैक्टिकली भी आपके लिए वो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।